आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 5.1 कक्षा है आपके 6 है, ठीक है। इसके अंतर्गत है कि प्रारंभिक आकारों को समझना। पहला क्वेश्चन है इसका कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। अब ये रेखाखंड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या होता है। कि जब ये रेखाखंड होता है कि जैसे एक बिंदु ये हो गया, ये बिंदु हो गया, ठीक है। दो बिंदु हो गए और दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो रेखाखंड होती है। जैसे एक रेखाखंड ये हो गया, ठीक है, एक रेखाखंड ये हो गया। यहाँ पे तीन रेखाखंड हो गए, नाम दे देते हैं इसको MN। इसका AB रेखाखंड दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम PQ। अब ये जो रेखाखंड है इसमें आपको बोल रखा है कि जो रेखाखंड की जो तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है। अगर आपको बोल दे कि इनको देखकर बताओ कि कितना नाप है तो आपको हानि क्या होगी, तो हम बता सकते हैं कि जो इसका जो माप है वो सही तरीके से नहीं बता सकते हैं कि फिक्स नाप इसका जो माप है वो होगा। तो इसमें जो इसका आंसर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि गलत तरीके से देखने पर अधिक गलती होने की संभावना है, ठीक है ना। मतलब आप फिक्स बता नहीं सकते हो कि ये 5 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। अगला है कि एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। रूलर आपने देखा होगा और डिवाइडर, रूलर का मतलब स्केल और डिवाइडर का मतलब इस तरह का जो प्रकार होता है वो से, ठीक है। तो हमें जब रूलर से देखते हैं तो फिक्स माप पता नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट, जैसे आपने देखा होगा ये 0 से 1 सेंटीमीटर होता है, उसके अंदर 10 लाइनें होती है, फिर उनके अंदर वापस 10-10 होती है, फिर उनके अंदर 10-10 होती है, तो आप उनको फिक्स देख नहीं सकते हो। तो इसका उत्तर सब आप ये लिख सकते हो, सही माप किससे, डिवाइडर से क्या होगा, सही माप संभव होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है अगला, कोई रेखाखंड AB आप खींचिए, AB के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। कोई आपको पहले एक रेखाखंड AB खींचना है, तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड AB खींच लेते हैं, ठीक है। अब AB के बीच कोई बिंदु आप C लीजिए, कोई बिंदु यहाँ पे C ले लिया मैंने। AB ये वाली दूरी AB और BC और इस CA की आपको लंबाई मापनी है, ठीक है। फिर आपको बताना है क्या AB बराबर AC प्लस CB बराबर है या कि नहीं, यानी AB की जो लंबाई है वो AC और CB की लंबाई की बराबर है या नहीं। यदि किसी रेखा पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हो कि AC प्लस CB बराबर AB है, तो निश्चित रूप से C के बिंदु AB और बीच स्थित होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक टिप्पणी लिख रखी है कि यदि किसी रेखा पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हो, कोई एक रेखा है जिस पर बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हो, एक कोई रेखा है यहाँ पर ABC इस प्रकार स्थित हो कि AC और यहाँ पे ये B, AC प्लस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरे का बराबर है, तो निश्चित रूप से बिंदु C, तो ये बिंदु C बिंदु A और B में स्थित होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपके जो बिंदु C है वो बीच में स्थित होता है। तो आपको बताना कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये सत्य है कि हाँ, तो आपको माप के देखना है कि हाँ, क्योंकि C है वो A और B के बीच में है, ठीक है ना। आपको माप के देख लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, एक रेखा पर बिंदु AB खींचन, AB और C इस प्रकार स्थित है।
एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है। एक रेखा है, ठीक है ना, तो एक रेखा है उस पर ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बी सी की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ए सी की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो बिंदु है अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले एक आपको रेखा खींचनी है, ठीक है। एक तो आपको देखो यहाँ पर सबसे लंबी रेखा कितनी है 3 है, 8 है, ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर आपको खींच लेना। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मैंने रेखा खींच ली है। अब यहाँ पे इसका देखो क्या नाम है 8 सेंटीमीटर वाली का AC, क्या नाम है इसका AC है। ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर होगी सबसे लंबी। अब AB कितनी है 5 है, तो यहाँ पे A और B कितनी होगी यहाँ पे 5 हो गई, यानी इसका नाम क्या है 5 बिंदु B, और ये BC आगे 3 सेंटीमीटर, ये 5 आगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कौन सा बिंदु बीच में है, तो बिंदु B, तो आप लिख सकते हो अतः बिंदु B जो है वो A और C के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में जो D है वो बिंदु D दे रखा आपको रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये D है और ये AG है, तो A कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से G है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 कितनी दूरी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दे रखी है AD है 3 सेंटीमीटर, और DEFG और D देखो 1 2 3, और DG की लंबाई भी कितनी है 3 सेंटीमीटर, और AG की पूरी लंबाई कितनी है 3 और 3 6 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे AD प्लस DG टोटल लंबाई किसके बराबर है AG के बराबर। तो यहाँ पे देखो D दोनों का मध्य बिंदु आ रहा है, तो हाँ D जो है वो AG का मध्य बिंदु है, क्योंकि जो AD है बराबर है DG, वो कितनी है 3 इकाई। यहाँ पे सेंटीमीटर हमने मान लिया, बाकी नहीं हो तो आप इकाई लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यहाँ पर B रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम एक रेखाखंड AC खींचते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रेखाखंड AC खींच लिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर खींच ली ये AC, और B इसका मध्य बिंदु है, तो 6 का आधा 3 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया B है जो क्या है रेखाखंड AC का मध्य बिंदु, ये AC का मध्य बिंदु है, दिख रहा है यहाँ पे। और जो C है वो B और D का मध्य बिंदु, यानी 3 इधर है तो 3 भी इधर होगी, तो 3 हम यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। इसको 3 हम आगे और बढ़ा लेते हैं इस तरह का, ठीक है, ये बना लिया हमने। तो ये C किसका है यहाँ पर BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सही हो रहा है कि B जो है वो AC का मध्य बिंदु है, B यहाँ पे AC का मध्य बिंदु बराबर आ रहा है, और C जो है वो BD का मध्य बिंदु, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, जहाँ ABCD एक ही रेखा पर स्थित है। तो बताइए कि AB और CD बराबर क्यों हैं, AB और CD बराबर क्यों हैं। अब यहाँ पर देखो AB और CD ये वाला और ये वाला बराबर क्यों है। अब हमें पता है कि AB यहाँ पर B रेखा खंड AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब उस रेखा को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये अगर B AC का मध्य बिंदु है तो यहाँ पर AB बराबर ये BC हो जाएगा, यानी AB और BC बराबर हो जाएगा। इसी समीकरण 1 दे दीजिए। इसी तरह अब C जो है, C रेखाखंड
किसका है ये? बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब ये सी जो है बी डी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब बी सी और सी डी क्या यहाँ पे बराबर होंगे, बी सी और सी डी बराबर होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है आपको बताना है कि ए बी और सी डी क्यों बराबर है। तो यहाँ पे समीकरण से पता चलता है कि ए बी किसके बराबर है? बी सी के। तो हम बी सी की जगह क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से, यानी ये जो बी सी का मान है, बी सी का मान ए बी है, तो इसकी जगह लिख देंगे ए बी बराबर ये सी डी। देखो ये बी सी की जगह हमने ए बी क्यों लिखा? क्योंकि बी सी का मान ए बी के बराबर है, तो बी सी का मान जो ए बी के बराबर हो गया, और यही आपको बताना था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर आपको दे रहेगा कि 5 त्रिभुज खींचे और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। तो हम सबसे पहले 5 त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिए हैं। अब आपको बताना है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 इस एक भुजा से बड़ा है, 3 और 4 इस एक भुजा से बड़ा है, 4 और 2 इस एक भुजा से बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है। 5 और 4 9 हो रहे हैं, तो 3 से बड़े हैं। 5 और 3 ये 8 हो रहे हैं, तो 4 से बड़े हैं। 4 और 3 7 बड़े हैं, ठीक है ना। तो 3 और 5 8 ये भी बड़ा है। 3 और 4 7 5 से बड़ा है। 5 और 4 9 3 से बड़ा है। इसी तरह 7 और 4 11 बड़े हैं 5 से। 4 और 5 9 बड़े हैं 7 से। 7 और 5 12 बड़े हैं 4 से। इसमें भी आप देख सकते हो 7 और 6 13 बड़े हैं 4 से। और उसके बाद 7 और 4 11 बड़े हैं 6 से। और 6 और 4 10 बड़े हैं 7 से। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो अतः किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई का योग उसकी तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।